जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं दीपक सर आप सभी को अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप लोग बढ़िया से एकदम मस्ती से पढ़ाई में लगे होंगे क्या? बिल्कुल ही। तो निश्चित रूप से चलिए आप सभी को एकदम पढ़ाई का स्पीड अप बढ़ाना होगा, क्योंकि दिन पर दिन हम लोग अभी एग्ज़ाम के एकदम करीब पहुंच रहे हैं और इसके लिए आपको खूब ढेर सारा रिवीजन करना होगा। एकदम बढ़िया से जितना अधिक से अधिक हो सके एकदम रिवाइजिंग करिए उसका, है ना। और आप सभी के लिए हम लेकर के आए हैं नाभिक पाठ का, ताकि आपका ये भी पाठ एकदम स्ट्रांग हो जाए। इसके सभी क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन जो फिजिक्स होता है 12th क्लास का, नाभिक पाठ का, उसका बिहार बोर्ड ने जितना भी क्वेश्चन अब तक पूछा है सब क्वेश्चन हम बनाएंगे अच्छे से आज। मतलब जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा है, और साथ ही साथ कुछ न अतिरिक्त क्वेश्चन भी हम इसमें जोड़ दिए हैं, जिसके चलते लेक्चर बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है। क्योंकि इसको देखने के बाद ना आपका नाभिक पाठ का एकदम पूरा कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा और बढ़िया से आप एकदम एग्जाम में जा कर के लिख करके आइएगा, है ना। और एकदम बढ़िया से आपको हल करते हुए बताएंगे हर ऑप्शन का, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। हाँ, कुछ सिमिलर क्वेश्चन मिले हमको तो हम उसको ऐड कर दिए हैं, क्योंकि उसके अंदर ना ऑप्शन में अंतर था। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं इस सेक्शन को और बढ़िया से समझते हैं कि क्या क्या है इसमें। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। देखिए अब ये परमाणु हो गया और इसके भीतर में एकदम केंद्र में नाभिक होता है, एकदम छोटा सा, है ना। और इसके अंदर में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाहर में इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षों में घूमते रहते हैं, है ना। इधर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या पूछा है? किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, तो जवाब होगा क्या चीज? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रहता है, ठीक है। तो ये प्रोटॉन कह रहा है तो गलत, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों है। इलेक्ट्रॉन कह रहा है तो नाभिक का निर्माण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से नहीं हो रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से हो रहा है। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपको लेकर हम। देखिए, निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है? देखिए, मौलिक कण किसे कहते हैं? मौलिक मतलब मूल कण, फंडामेंटल कण, यानी कि एक ऐसा कण जो स्वयं में एक कण है, अब उसमें कोई चीज़ का मिक्सचर नहीं है। तो देखिए कौन मूल कण है? तो देखो, प्रोटॉन एक मूल कण है, न्यूट्रॉन भी मूल कण है, इलेक्ट्रॉन भी मूल कण है। अल्फा कण ना मूल कण नहीं है। तो हम लोग उल्टा हो गया ना, हम लोग को टिक करना है कि कौन मूल कण नहीं है। बताइए कौन मूल कण नहीं है? तो इसमें अल्फा कण ना मूल कण नहीं है, क्योंकि अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण ना एक हीलियम का नाभिक होता है। हीलियम जिसका परमाणु संख्या 2 और परमाणु भार 4 होता है, अल्फा कण का भी परमाणु संख्या 2 और परमाणु भार 4 होता है। कहते हैं कि अगर हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए ना तो अल्फा कण बन जाता है। तो अब देखिए, अल्फा कण क्या मूल कण है? क्या ये किसी से नहीं बना है, स्वयं में है? तो नहीं, ये ना 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बना हुआ है। ये मूल नहीं है, कई कणों से बना है। तो यही मूल कण नहीं है ना। मूल कण वे कण हैं जो अपने आप में सिंगल हैं, वही मूल है, वही मतलब इकाई एक तरह का है वो। तो इस तरह से ये मूल कण नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आर किसी नाभिकीय, या अगर आर किसी नाभिकीय नहीं, किसी नाभिक की त्रिज्या है, यहाँ पे नाभिक होना चाहिए, किसी नाभिक की त्रिज्या है तथा ए इसका द्रव्यमान संख्या है, तो लॉग आर के साथ लॉग ए का ग्राफ होगा। देखो ये ग्राफ कह रहा है ना, देखिए आपको हम बता रहे कैसे कह रहा है क्वेश्चन, एकदम ध्यानपूर्वक समझ लीजिए अच्छा से। देखिए आप लोग, देखिए आप लोग जानते हैं एक सूत्र कि आर बराबर होता था, आप लोग को बताया है, आर नॉट इंटू ए के पावर 1/3, है ना। ये परमाणु का नाभिक का त्रिज्या का मतलब नाभिक का त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला है। दोनों तरफ इसमें लॉग लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है, देखिए दोनों तरफ क्या करने पर
लॉग लेने पर, लॉग यानी लॉगरिथम जो होता है, लॉग लेने पर जरा गौर करिए कैसा हो जाएगा ये हो जाएगा लॉग आर बराबर, इधर हो जाएगा लॉग आर नॉट इंटू ए टू दी पावर 1/3। तो देखिए कैसा हो जाएगा, लॉग आर इक्वल टू क्या होगा, देखिए गुणा में है ना, तो गुणा में है तो जोड़ में कर दिया जाता है ना, लॉग आर नॉट अब प्लस लॉग कितना ए के पावर 1/3। तो एक और वहाँ पे नियम लग सकता है, देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, देखिए लॉग है ना आर इक्वल टू हो जाएगा लॉग आर नॉट अब प्लस, देखिए पावर में हो ना तो उसको गुणांक में करते आगे, है ना, ये लॉग का नियम है, ऐसे होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें ना ये आर नॉट ना एक अचर राशि है, इसका मान होता है त्रेजी नियतांक का 1.2 गुणे 10 के पावर -15 मीटर। तो ये तो अचर राशि है। देखिए ए क्या है, ए माने द्रव्यमान संख्या, ये हर तत्व के लिए अलग अलग होगा, है ना, तो ये चर राशि है। और त्रिज्या सभी नाभिकों का अलग अलग आएगा, तो ये भी एक अलग अलग होती है, ये भी बदलने वाला है, ये भी चर राशि है। तो देखिए चर राशियों को हम अलग कर लेते हैं थोड़ा सा, मतलब आगे लिख देते हैं लॉग आर बराबर, इसको हम इधर लिख देते हैं 1/3 लॉग, है ना, ए, ये अचर राशि है, इसको पीछे कर देते हैं। देखिए गौर से देखिएगा, ये आर नॉट कर दिए। अब ऐसा करने का क्या उद्देश्य था ये देखिए, तो जो ये समीकरण आ रहा है ना, ये समीकरण को हम तुलना कर सकते हैं किस समीकरण से, तो इसका तुलना कर सकते हैं y बराबर mx प्लस सी से। ढाल निकालने वाला होता है समीकरण, है ना, m ढाल होता है, c जो होता है वो अंतःखंड होता है, और ये ना एक सरल रेखा को दर्शाता है। ये किसको देखा आपको बता रहे हैं आप, ये सरल रेखा यानी कि ऐसे हो गया, इसका जो ग्राफ है ना ये सीधे ऐसे जाता है, और ये अंतःखंड कहलाता है, आप लोग अच्छे से मैथ में पढ़े होंगे, ये अंतःखंड कहलाता है ना। तो अंतःखंड यहाँ पर लॉग आर नॉट हो जाएगा, ये लॉग आर नॉट यहाँ पर हो जाएगा, और ये ढाल 1/3 हो जाएगा, लॉग ए जो है वो एक तरह से चर हो जाएगा। तो कुल मिला के ग्राफ ना ये सीधा बनाएगा, जो जो समीकरण इस टाइप का हो ना वो सीधा ग्राफ बनाता है। देखो ये y की जगह पर ये लोग है, m के जगह पर 1/3 है, x के जगह पर ये लोग है, प्लस है प्लस, सी है, सी एक अचर है, ये भी एक अचर है। तो इस तरह से चूंकि ये इसकी तरह, ये समीकरण इसकी तरह है, इसका ग्राफ एक सीधा रेखा होता है, तो इसका ग्राफ एक सीधा रेखा होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ग्राफ इसका कैसा होगा, पूछा है ना, क्या पूछा है, देखिए जो भी पूछा है इसका ग्राफ एक सरल रेखा यहाँ पर होगा, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाभिक का घनत्व तो लगभग होता है, तो नाभिक जो है ना बहुत ज़्यादा घनत्व का होता है, कम आयतन में बहुत ज़्यादा वेट होता है। तो देखिए यहाँ पर 10 के पावर 17, देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा यही दिया हुआ है, और यहाँ पर यही सही भी दिया है, 10 के पावर 17 2.29 गुणा 10 के पावर 17 kg प्रति मीटर क्यों होता है। ये नाम आप लोग को बताए हैं क्लास में अच्छे से एकदम। चलिए तो ये हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम में नाभिक के घनत्व के परिमाण की कोटि। ये देखिए नाभिक के घनत्व का परिमाण का कोटि, देखिए पिछला क्वेश्चन था ना, ये नाभिक का घनत्व यही ना है, का परिमाण, यही परिमाण मतलब यही है, का कोटि, कोटि मतलब सिर्फ इसको बोलना है। तो कोटि में क्या लिखा है, 10 के पावर 17 kg प्रति मीटर क्यूब। तो कोटि क्या है, 10 के पावर 17 मीटर प्रति kg, 10 के पावर 17, हाँ 10 के पावर 17 kg प्रति मीटर क्यूब, ये बी नंबर आपका सही हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या ए बढ़ता है, मतलब परमाणु द्रव्यमान बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, उसी के साथ साथ परमाणु द्रव्यमान चूंकि बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ निम्न में न्यूक्लियस से संबंधित, यहाँ पर संबंधित होगा, न्यूक्लियस से संबंधित किस राशि का परिवर्तन नहीं होता है, बताइए। परमाणु द्रव्यमान जब बढ़ता है ना, तो द्रव्यमान बढ़ते तो ये भी बदलेगा, द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है तो नाभिक का साइज भी बड़ा होते जाएगा, आयतन भी बढ़ेगा,
है ना। हाँ, घनत्व नहीं बढ़ता, याद रखिएगा। नाभिक, सभी नाभिकों का घनत्व ना लगभग एक जैसा होता है, 10 के पावर 17 केजी के कोटि का होता है प्रति मीटर क्यूब, है ना। बंधन ऊर्जा भी बढ़ता है ना। बंधन ऊर्जा अलग अलग, यूरेनियम का बंधन ऊर्जा जहाँ पर कम है, वहीं बीच वाले तत्व लोहा वगैरह का ज़्यादा होता है बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो ये हो गया। क्या नहीं बदलता है, तो इस घनत्व नहीं बदलता है, देख लीजिए अच्छे से आप लोग। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 1 AMU बराबर होता है, तो 1 AMU बराबर क्या होता है, 1 AMU को ना 1 U भी बोलते हैं, 1 U। इसको बोलते हैं कि C12 समस्थानिक के कार्बन के, है ना, C12 समस्थानिक के कार्बन के, C12 समस्थानिक के एक कार्बन के 12वें भाग के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं, जिससे AMU या U से सूचित करते हैं। इसका मान आप लोगों को बताए हैं अच्छे से एकदम, 1.66053, है ना। और गुणे 10 के पावर कितना होता है, ये -27 kg होता है। तो देख लीजिए इसमें कौन है, यहाँ पर मात्र 1 अंक दिया है, तो ये बी नंबर यहाँ पर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 के पावर -27 लेकिन है, तो -27 तो इसमें है ना भाई, गड़बड़ हो गया ना। देखिए 1 मिनट, ये गलत है, यहाँ पर ये सही हो रहा है ना, 10 के पावर -27 kg हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नमूना का परमाणु क्रमांक Z और द्रव्यमान संख्या A, है ना, A है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या होगी। गौर करिए, कोई यहाँ पर तत्व है नमूना, है ना, इसका परमाणु क्रमांक नीचे रहता है, तब परमाणु संख्या A ऊपर रहता है। इसके परमाणु में, जो ये परमाणु होगा, न्यूट्रॉन की संख्या, देखो न्यूट्रॉन में कैसे निकालते हैं। देखिए आप, जो परमाणु द्रव्यमान होता है ना, उसमें दोनों होता है। परमाणु द्रव्यमान में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। और देखिए परमाणु द्रव्यमान, प्रोटॉन की तो परमाणु संख्या भी कहते हैं, प्लस में n। तो देखिए न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा, बोलिए। न्यूट्रॉन बराबर आपका हो जाएगा, न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा A माइनस जेड, A माइनस जेड हो जाता है। तो न्यूट्रॉन के लिए A माइनस जेड हम लोग टिक करेंगे, ठीक है, इस तरह से हो गया। देखिए देखिए क्वेश्चन ऐसा ही पाया गया ना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ, देख लीजिए क्या पूछा है। थोरियम 90230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या है, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लीजिए। हम बताए ना अभी कि नीचे वाला न क्या होता है, जेड होता है, और ऊपर वाला न परमाणु द्रव्यमान होता है A। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है A माइनस जेड। तो A का मान आपका कितना है, 230, और जेड का मान आपका है 90। तो इसको घटा लीजिएगा तो 140 आएगा। ये बी नंबर आपका सही होगा। इस तरह से हो गया। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। हाँ, द्रव्यमान ऊर्जा का समतुल्यता समीकरण आप जानते हैं ना, आइंस्टाइन ने दिया था, ये बराबर mc² करके था। तो देखिए इसमें कौन सा है, पहचानिए, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक ना, अच्छा से देख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित नाविकों में सबसे कम अस्थाई है। निम्नलिखित नाविकों में सबसे कम अस्थाई बताइए, इनमें ना सबसे कम अस्थाई कौन है। तो अब देखिए कम अस्थाई वाला कैसे चेक होता है भाई, तो अस्थाई का जांच न प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा से होता है। आपको बढ़िया से हम पढ़ाए हैं। अब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ना आपको हम यहाँ पर अच्छे से बता दे रहे हैं कैसे चेक करते हैं। देखिए ये NCERT से हम ये चित्र लिए हुए हैं। तो देखिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है ना, इधर द्रव्यमान संख्या है, इधर ये है। तो देखिए ये बताएं आप लोगों कि 30 से कम परमाणु संख्या, 30 से कम परमाणु द्रव्यमान, 170 से अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों की बंधन ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, वे अस्थायी होते हैं। आइए हम इसमें चेक करते हैं। हम लोग कौन कौन दिया था आयरन, लोहा दिया था। लोहा का तो बंधन ऊर्जा बहुत हाई होता है, देखिए ऊंचा पहल लोहा, इसका ऊंच होता है। ऑक्सीजन दिया, इसका भी ऊंच होता है। कार्बन का भी यहाँ पर ऊंचा ही ना भी है,
तो हीलियम का नीचे, हीलियम से नीचे आपका लिथियम का नीचे होता है, हाइड्रोजन का, ये सब हाइड्रोजन के कई प्रकार होते हैं। देखिए यहाँ पर लोहा, ऑक्सीजन, कार्बन और हीलियम में नीचे कौन है? हीलियम। यानी हीलियम का प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम है, और जिसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होता है वही तत्व न अस्थायी रहते हैं। क्या रहते हैं? अस्थायी। यानी कि वो हमेशा, मतलब कि उसमें से रेडियो सक्रियता हो सकता है या होता है, वो क्षय होते रहते हैं, है ना। वो तो कौन इसमें अस्थायी है बताइए? सबसे कम ऊर्जा इसका ना है, प्रति न्यूक्लियन, यही कम अस्थायी है, मतलब कम अस्थायी है ना, यानी कि अस्थायी ज्यादा है। देखिए निम्नलिखित में कौन सा कण अस्थायी, देखिए यहाँ पर क्या बोल दिया, कौन सा कण अस्थायी है? देखिए किस हो गया भाई, निम्नलिखित में कौन सा कण क्या है? अस्थायी है, बता दीजिए कौन सा कण अस्थायी है? तो भाई मुक्त न्यूट्रॉन अस्थायी होता है। यानी कि अगर देखिए परमाणु के नाभिक में से प्रोटॉन निकाला जाए बाहर और रख दिया जाए तो ठीक प्रोटॉन रहेगा, लेकिन अगर परमाणु के नाभिक में से न्यूट्रॉन निकाल दिया जाए नाभिक से बाहर और उसको रख दिया जाए तो न्यूट्रॉन कुछ ही देर में प्रोटॉन में बदल जाता है। यानी कि न्यूट्रॉन अस्थायी नहीं है, न्यूट्रॉन बदल जाता है प्रोटॉन में, परंतु प्रोटॉन जो होता है वो निकाल के रखा जाए तो हमेशा प्रोटॉन ही रहेगा। तो कौन अस्थायी है? कौन अस्थायी है? न्यूट्रॉन। क्यों अस्थायी है? क्योंकि ये बदल जाएगा, अस्थायी नहीं है, ये अस्थायी है। इससे मुक्त प्रोटॉन तो अस्थायी होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी अस्थायी है, अल्फा कण भी अस्थायी ही एक तरह का है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं, बताइए जो बीटा किरणें होती हैं तेजी से चलती हैं वो क्या एक तरह का है? तो बीटा किरणें फोटोन है? तो नहीं, बीटा किरण भाई वजन होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर, ये बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन होती हैं, प्रोटॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन भी नहीं होता भाई, बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन होती है। बीटा दो तरह का, बीटा माइनस बीटा प्लस, और दोनों का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है ना। बढ़िया से आपको बताया है। देखिए गामा किरणों की तरह होता है, गामा किरणों की तरह ही लोग, इसमें से कौन है? तो गामा किरणों में क्या है? गामा किरणों में न तो आवेश होता है ना, ना ही द्रव्यमान होता है। तो ऐसा कौन है इसमें? अल्फा कण किरणें में तो है, अल्फा किरणें लिखा गया है, किरणें भी लिखता है, कण भी लिखता है, वास्तव में एक कण है अल्फा। इसमें वजन होता है, इसमें भी वजन होता है, बताएं भी तुरंत पिछला क्वेश्चन में। बीटा में भी वजन होता है, कैथोड किरणें में भी वजन होता है, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन का पुंज होती हैं। एक्स किरणें, हाँ देखा यही आ गया, एक्स किरणें ना एक तरह का किरण है, ये जो है ना ये एक तरह का द्रव्यमानहीन है, आवेशहीन है। तो गामा किरणों का बढ़िया संगति है ना, ये डी नंबर हुआ, यही इसके साथ रहेगा, ठीक है, ये इसका मित्र है। चलिए निम्नलिखित में किसमें भेदन क्षमता है बताइए? किसमें भेदन क्षमता भेद कर सकता है? भेदन या भेदन भी कहता तो भी हम ये लोग यही समझते, भेदना मतलब छेदना, छेद करने की क्षमता है। तो छेद करने की क्षमता ज्यादा किसमें है? तो गामा किरणें में। किसमें महत्तम भेदन क्षमता है? गामा किरणों में। क्यों? क्योंकि जो गामा किरणें होती है ना वो 20 सेंटीमीटर मोटा अगर स्टील रहे ना तो उसको भी छेद के पार करने का क्षमता रखा है। ये मोटा स्टील है, सोच लीजिए 20 सेंटीमीटर, तब वो ना गामा किरण ना इसमें से क्रॉस होकर निकलने का पावर रखता है, बड़ी खतरनाक होता है। गामा किरण इतना मोटा अगर स्टील रहे तभी भी पार कर जाता है, इसीलिए तो बड़ा इसके चलते है ना रेडिएशन फैलता है और मानव शरीर को खतरा भी होता है ना। ये मानव शरीर में से छेद के निकलता है ना तो डीएनए सब बदल देता है कोडिंग, और विकलांगता रहता है पीढ़ियों तक गामा के चलते। देखिए और भी कण है भेदन में, लेकिन गामा ज़्यादा है। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? तो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता ना गामा किरण की है भाई,
गामा किरण की। ऐसे अल्फा कम नहीं है, अब बीटा को आप कैसे कह दीजिएगा? ये दोनों भी करता है भेद, मतलब छेद करता है, लेकिन गामा तो सबसे आगे निकलता है। और गामा किरणों का भेदन क्षमता इसलिए अधिक है ना, क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य बहुत कम होता है और इसका आवृत्ति बहुत ज़्यादा होता है। इतना आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होता है ना कि फ्रीक्वेंसी कम होने के चलते ये बहुत ज़्यादा मतलब कि पतला हो जाता है और भेद देता है। देखिए बीटा किरणें विक्षेपित होती हैं। देखो बीटा किरणें जो होती है ना, वो बीटा किरणें एक तरह का प्लस में भी होती हैं, बीटा किरणें माइनस में भी होती हैं। तो बीटा किरणों के बारे में पूछ रहा है विक्षेपित। तो बीटा किरण चूंकि आवेश है तो किसमें विक्षेपित हो? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में। नहीं, ऐसा तो बात नहीं है, गुरुत्वाकर्षण में हो सकता है थोड़ा मोड़ा, है ना। केवल विद्युत क्षेत्र में, ये कह रहा है केवल विद्युत क्षेत्र में नहीं, केवल चुंबकीय क्षेत्र में, ऐसा बात नहीं है। ये आवेश है एक तरह का, तो आवेश तो चुंबक क्षेत्र में विक्षेपित होता ही है, लेकिन केवल इसी में नहीं, केवल विद्युतीय में भी नहीं, चुंबकीय में विद्युतीय दोनों में मतलब विक्षेपित होता है ना। गुरुत्वाकर्षण में भी विक्षेपित हल्का फुल्का हो सकता है, क्योंकि बीटा किरणों में द्रव्यमान होता है इसीलिए, लेकिन ये बहुत ही नगण्य रूप का होगा, ज़्यादा प्रभाव इलो का होता है ना। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आवेशित नहीं है? बताइए कौन आवेशित नहीं है? फोटोन एक तरह का है ना, जो प्रकाश होता है ना उसका एक पैकेट के रूप में मानते हैं, प्रकाश का एक कण के रूप में मानते हैं। एच न्यू होता है ऊर्जा, है ना। तो यही आवेश नहीं होता, इसमें केवल ऊर्जा है। अल्फा कण में ऊर्जा होता है, अल्फा कण धनात्मक कण है, बीटा कण जो है वो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है। इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऋणात्मक कण है ना। आवेश नहीं है फोटोन पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित है? आवेश रहित मतलब आवेशहीन है, आवेशहीन है, बोलिए। तो बात वही आ गया, फोटोन कण। देखिए हम आप लोग को दोनों में ये क्वेश्चन सेम लग रहा है, क्यों? क्योंकि कुछ ऑप्शन में चेंज है, इसीलिए दिया गया इसको। निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है? कौन इसमें है जो अल्फा कण के लिए क्या है? सही है। देखिए गौर करिए यहाँ पे, तो निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है? गौर करिए, अल्फा कण के लिए। तो अल्फा कण है क्या बताइए? अल्फा कण बताए ना कि हीलियम नाभिक है, आपको शुरुआत क्वेश्चन में बताए थे, है ना। अल्फा कण का 2 द्रव्यमान 4 वेट होता है, और अल्फा कण पर ना, अल्फा कण पर अगर आवेश देखा जाए तो प्लस प्लस लिखा जाता है, और वाकई में अल्फा कण है कि हीलियम नाभिक है, हीलियम 2 4 है ना, इसका होता है। तो हीलियम नाभिक होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए एक्स ए जेड, देखिए वही आ गया ना, ए द्रव्यमान संख्या और जेड परमाणु संख्या का अल्फा 6 निम्नलिखित में से निरूपित करता है। देखिए अल्फा 6, तो अल्फा 2 4, अल्फा को आप ये भी कह सकते हैं, हीलियम कह सकते हैं, 2 4 दोनों एक ही है। तो जब किसी तत्व से ना अल्फा कण निकल जाता है, गौर करिए, मान लो कोई तत्व है उसमें से अल्फा कण निकलेगा, यही तो तत्व है, इसमें से अल्फा कण निकल गया तो क्या होगा? इसका परमाणु द्रव्यमान न 4 घट जाएगा, अब परमाणु संख्या 2 घट जाएगा, क्योंकि ये 2 प्रोटॉन लेके निकल जाएगा, है ना, और 2 प्रोटॉन लेके निकलेगा और 2 न्यूट्रॉन लेके निकलेगा। तो कुल मिला के 2 परमाणु संख्या घटेगा, 4 परमाणु द्रव्यमान घटेगा। देखिए ए में से 4 घटेगा, जेड में से 2 घटेगा, +2 He4, मतलब ये बाहर निकल चुका है ना। तो यहाँ पर ये सही है। यहाँ पर कह रहा है कि +2, नहीं गलत कह दिया, ये भी गलत कह दिया, नहीं बिल्कुल ये मात्र ए ही सही है। याद रखिए किसी तत्व से जब अल्फा कण निकलता है ना तो उसके परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है, अब परमाणु भर में 4 की कमी होती है। आप लोग एकदम विस्तार से बताएं, एकदम अच्छे से आप लोग को एकदम समझाते हुए, है कि नहीं? आप लोग को नोट्स में भी लिखवाएं सब। देखिए नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है? देखिए अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना? परमाणु संख्या 2 घटता है भाई, अभी बताए थे कि जेड में 2 की कमी आती है, 2 4 होता है ना,
तो परमाणु संख्या चूंकि 2 लेके निकलता है तो 2 की कमी आती है, यहाँ पर 2 होगा। परमाणु भर कहता तो 4 कह देते, 4 की कमी। देखिए नेक्स्ट, कौन समीकरण सही है? देखिए क्वेश्चन आएगा उसी पर। ये सब एक ही है, देख लीजिए, मतलब इधर लेफ्ट साइड में एक ही है। तो एक इसमें से क्या हो रहा है, इनमें से एक हीलियम निकला है, मतलब अल्फा कण निकला। तो 92 है तो ये 90 हो गया, 38 है तो 4 घटा तो 34 हो गया, तो ये बन गया। लेकिन यहाँ यूरेनियम लिखा हुआ है, 90 परमाणु संख्या वाला तत्व दूसरा होता है भाई, अब यूरेनियम नहीं रहेगा, ये यू नहीं होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे ठीक थोरियम सही लिखा है, 34 90 थोरियम। ये 39 कैसे बढ़ता थोड़े ना है, ये भी नहीं, गलत। देखिए यहाँ पर बी नंबर सही हो रहा है ना। ये किस नियम पर बन रहा है बताइए? तो इसका सूत्र यही वाला हो गया, ये सूत्र हो गया, इसी पर ये वाला क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक ना। देखिए आप लोग एकदम बढ़िया से बता रहे हैं, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। जितने समय में किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे कहते हैं, हाँ, जितने देर में ना आधा हो जाता है उसे तो अर्ध आयु कहते हैं भाई, हाँ, उसे अर्ध आयु कहते हैं, है कि नहीं? अच्छे से आप लोग बनवाए हैं अर्ध आयु के बारे में, है ना। मतलब प्रारंभिक मात्रा का आधा मात्रा बचे ना, आधा नष्ट हो जाए तो उसको कहते हैं अर्ध आयु। जितने देर में ऐसा होता है उस समय को अर्ध आयु बोलते हैं। देखिए अर्ध आयु काल T1/2 एवं 6 नियतांक, 6 नियतांक लेमडा को बोलते हैं, 6 नियतांक में संबंध होता है। तो देखिए ये अर्ध आयु T½ और 6 नियतांक में संबंध 0.693 है ना, 1 भी होता है शुद्ध रूप में देखा जाए तो, अब बटे में क्या होता है लेमडा, है ना। तो ये ध्यान रखना है, इसमें तो 1 नहीं दिया है तो इतना ही लेके चलेंगे। आप देख रहे हैं कौन सा आंसर सही हो रहा है, ए नंबर इसमें सही हो रहा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु है। देखिए बात फिर से वही आ गया, अर्ध आयु है, ये सही है, थोड़ा सा डिफरेंट था इसीलिए दिया गया है, चिंता नहीं करना है। हम चाहते हैं कि आपको हर तरह से बता दे, हो सकता है एग्जाम में थोड़ा रूप बदल का जाए तो भी आप बना सकें, इसके लिए हम ये काम कर रहे हैं कि हर तरह का क्वेश्चन आप जानिए। देखिए 6 गुणांक का एसआई मात्रक है। देखिए हर क्वेश्चन आप देखिए लिखा हुआ है कि कब कब पूछा है ना, एक कंपार्टमेंटल में भी पूछा है और एनुअल में भी अभी हाल ही में पूछा हुआ है। 6 गुणांक का एसआई मात्रक, 6 गुणांक बोलते हैं लेमडा को। तो देखिए T½ बराबर क्या होता है 0.693 अब बटे में लेमडा। तो इसको आप हल करिएगा ना एक मान करके, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इतना गुना हो जाएगा, फिर लेमडा बराबर निकाल लेते हैं तो 0.693 अब बटे में T1/2। तो देखिए मात्रक निकालने को बोला है ना, तो देखिए मात्रक निकाल लेते हैं। इसका मात्रक अंक है कुछ नहीं, इसका मात्रक एसआई मात्रक ना, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक सेकेंड होता है, तो ये सेकेंड के पावर -1 होगा, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं प्रति सेकेंड। इसको क्या बोल सकते हैं? प्रति सेकेंड बोल सकते हैं। भाई तुम हटो साइड में, प्रति सेकेंड। देखिए कहाँ दिया है प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड कहीं दिया है नहीं दिया है, हर्ट्ज दिया है। हर्ट्ज भाई कभी नहीं होगा, हर्ट्ज तो दूसरा होता है, वो कंपन को दर्शाने वाला राशि है। ये नहीं कि सोचे कि सेकेंड इनवर्स को हर्ट्ज बोलते हैं, ऐसा बात नहीं है। वो बोलते हैं ठीक है, लेकिन वो कंपन दर्शाता है। यहाँ पे कंपन नहीं दर्शा रहा है, जहाँ पे क्षय दर्शा रहा है। यहाँ पे भले मात्रक हर्ट्ज जैसा मिल जा रहा है लेकिन इसका अर्थ अलग है ना, इसलिए हम इसको हर्ट्ज कभी नहीं कहेंगे। इसको सेकंड इनवर्स प्रति सेकंड या इसका बैकुरल वगैरह भी होता है, खैर नहीं है तो हम डी करेंगे टिक, इनमें से कोई नहीं टिक करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर भाई अलग है भाव यहाँ पर क्वेश्चन का। चलिए यहाँ पर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए रेडियो सक्रिय तत्वों के लिए गौर करिए बाबू, एकदम अच्छा समझते चलिएगा। रेडियो सक्रिय तत्वों के लिए निम्नलिखित में कौन सा, ये बताओ लोग, इनमें से कौन सही है भाई बताओ लोग विद्यार्थी जी। रेडियो सक्रिय तत्वों के लिए निम्न में कौन सही है? देखिए ऐसा दे दिया ना ये, तो आपको बता दे कि ये TA क्या दे दिया है। TA मतलब होता है ना TA यानी कि एवरेज टाइम, यानी कि एवरेज लाइफ, औसत आयु बोलते हैं।
टीए को ना क्या बोलते हैं हिंदी में? औसत, औसत आयु बोलते हैं। किस रेडियो सक्रिय पदार्थ को पूरा खत्म होने में तो अनंत समय लगता है, लेकिन औसत खत्म होने में समय निकाला जा सकता है, और वो 6 नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है ना। आप लोग को अच्छे से हम समझाएं सब, है ना। 6 नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर, यानी कि ये टी बराबर 1/λ होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बी नंबर पे यहाँ पर दिया हुआ है। टी बराबर कितना? 1/λ दिया हुआ है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? देखिए तो फिर से आ गया सा ना, औसत आयु भी इसमें दिया है ना। आइए देखिए, औसत आयु से शुरुआत करना पड़ेगा। देखो टी ए बराबर क्या बताए थे? 1/λ, है ना। अब देखिए 1/λ का मान अर्ध आयु रूप में रख देते हैं ना, तो अर्ध आयु रूप में कैसे होता था? T1/2 बराबर कितना बताए थे अभी? 0.693, है ना। 1 भी ले सकते हैं बटे में लेमडा। अगर लेमडा बराबर लिखते हैं तो कितना होगा? ये चल जाएगा नीचे 0.6931 अब बटे में टी हाफ, ऐसा हो जाएगा। जरा गौर करें तो हम यहाँ पर लिख देते हैं उसको, लेमडा के जब लिख देते हैं क्या चीज़? 0.6931 अब बटे में क्या? लेमडा। इसको उल्टा कर देते हैं, इसको उल्टा कर देते तो कैसा हो जाएगा? टी ए बराबर हो जाएगा लेमडा बटे में 0.6, रुकिए वहाँ पर नीचे में टी हाफ और आधा लेना है ना। एक मिनट को बढ़ रहा है, वहाँ पर वो मान रखते हैं T1/2 वाला। तो यहाँ पर भी क्या होगा ना कि ये उल्टा होगा, तो T1/2 जाएगा, 0.6931 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं अर्ध आयु बराबर 0.693 कितना होगा? देखिए 0.6931 इंटू टी ए, यानी अर्ध आयु बराबर 0.6931 गुणे औसत आयु। हाँ बाबू, ये डी नंबर आपका देखिए ये मिल रहा है। टी ए मतलब औसत आयु होता है, ठीक ना। इस तरह से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखिए रेडियो एक्टिव नमूने की अर्ध आयु 10 घंटे है, इसकी औसत आयु होगी। अब देखा किससे होगा ये कैसे होगा? औसत आयु पूछा है ना, रुकिए। एक औसत आयु का सूत्र अभी ना आया था, टी हाफ का सूत्र, औसत आयु का सूत्र क्या था? 0.69 क्या था? 6931 इंटू टी एवरेज औसत आयु होगी। तो औसत आयु पूछा है, तो यहाँ पर कहते हैं कितना? ये दिया है 10 बराबर 0.6931 गुणे टी ए। तो बताइए टी ए बराबर क्या होगा? टी ए बराबर आपका हो जाएगा, टी ए बराबर आपका हो जाएगा 10 बटा में, ये लोग हो जाएगा 10 बटा में 0.6931 हो जाएगा। तो भागा देख लीजिए कितना आता है, ये तो देखना पड़ेगा इसको। तो देखिए हमें जहाँ तक लग रहा है कि ये नंबर होना चाहिए आपका सही, थोड़ा एक बार गौर करके देख लीजिएगा। तो रेडियो सक्रियता का मात्रक पूछ दिया ना। रेडियो सक्रियता आपको पता है, इसको ना आर से दिखाया जाता है। आर बराबर होता है dN/dt होता है, माना dN/dt क्षय का दर होता है। तो इसका मात्रक पूछा है ना, तो इसका मात्रक हो जाता है क्या चीज? कुछ नहीं, संख्या होता है, नाभिकों की संख्या और समय का सेकंड, यानी कि सेकंड इनवर्स होता है, जिसको बैकुरल मानते हैं, बैकुरल। तो बैकुरल इसमें दिया है, नहीं दिया ना। तो इसका और भी मात्रक है, बैकुरल है, विखंडन प्रति सेकंड है, डीपीएस है, क्यूरी है, क्यूरी दे दिया ना, एक रदरफोर्ड भी होता है ना। सबका अलग अलग मान होता है बैकुरल में। तो इस तरह से ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ने से पढ़िएगा ना लाइन बाय लाइन, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। सारा का सारा जितना हम क्वेश्चन बता रहे हैं ना, एनसीईआरटी बुक से आप देखेंगे तो आप अच्छे से बना पाएंगे।
देखिए, एक रेडियो समस्थानिक है ना, रेडियो समस्थानिक BI 210 है, मतलब कि अर्धायु कितना है, 5 दिन है। तब 20 दिनों के बाद न लिए गए नाभिकों का अविघटित अंश, अविघटित मतलब नहीं टूटा हुआ अंश, यानी कि शेष कह सकते हैं, शेष नाभिक का अंश होगा ना, कितना हिस्सा बचा होगा। तो अर्धायु कितना दिया है, 5 दिन दिया है, तब 20 दिनों के बाद लिए गए नाभिकों का अंश होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को ना हम लोग ऐसे बना सकते हैं, गौर से देख लीजिए कैसे होगा ये। देखिए आप लोग को हम एक सूत्र बताए थे, कभी अगर अर्धायु से संबंधित कोई मैटर आया तो इस तरह का 1/2 इंटू एन, और जहाँ इसमें एन का सूत्र हम बताए थे आप लोग को, एन के बारे में, एन न कुल टाइम निकाल सकता है, और इसके लिए क्या होता है, एन गुने टी हाफ होता है, यानी कि एन न अर्ध आयुओं की संख्या है। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया था भाई, अर्ध आयु 5 दिन है, तो 20 दिनों के बाद लिए गए नाभिकों का अविघटित अंक ना, अर्ध आयु दिया था 5 दिन, अब 20 दिनों के लिए, अच्छा रुको, देखो ये 20 दिनों के लिए अर्ध आयु दिया था कितना, 5 दिन का। तो देखो इसमें अर्ध आयुओं की संख्या निकल जाएगा 20/5, यानी कि कितना अर्ध आयु, n बराबर 4, n अर्ध आयुओं की संख्या है, 4 गो अर्ध आयु होगा। तो देखा कितना संख्या बचेगा, अगर स्टार्टिंग में मात्रा 1 लिया जाए तो देखा ये कितना हो जाएगा, n के जगह पे 4 रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, अविघटित अंश शेष बचन आयुओं की संख्या बराबर 1/16 हो जाएगा, है ना। गौर करिएगा, आप लोग क्लासरूम में हम ये बनवाए हैं सवाल, तो वो थोड़ा सा अलग है, मतलब इसका उल्टा बनवाया है ना, वैसे ही पूछा था वो भी बोर्ड में क्वेश्चन, है ना। देखिए तो आप लोग यहाँ पर अब 1/16 दिया है ना, हाँ यहाँ पर दिया है, डी नंबर दिया है ना। एक बार उसको भी देखिएगा, जो पहले हम बताए हैं उसको भी देखिएगा, दोनों को साथ में बनाएंगे ना तो और अच्छा होगा। देखिए जीवाश्म की आयु पता की जाती है, हाँ जीवाश्म लाखों वर्षों से जो चीज़ें दबी रहती हैं, चाहे मतलब करोड़ों वर्षों की जो वस्तुएं होती हैं, अरबों वर्षों की, उनकी आयु का पता ना कार्बन डेटिंग से पता चलता है ना। जीवाश्म जैसे कि पेड़ पौधे दबते हैं, कोयला पेट्रोलियम हो गया, चाहे कोई जीव का टुकड़ा मिला या डायनासोर का हड्डी मिला, ये सब तो कितने दिन पुराना है उसका ना कार्बन डेटिंग से पता करते हैं। C12 C14 का जो इसमें चेंजिंग होता है परस्पर, उसी से इसको पता किया जाता है ना, इसके अर्ध आयु के सिस्टम पर। ये हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां हैं। नाभिकीय अभिक्रिया में क्या क्या संरक्षित रहता है, तो भाई आप लोगों को सब बताएं, आवेश भी, रेखीय संवेग भी, कोणीय संवेग, सब संरक्षित रहता है ना। तो फिर ये सभी कह दीजिए, सभी संरक्षित रहता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है। हाँ, नाभिकीय रिएक्टर जो बनता है नाभिकीय विखंडन के आधार पर ना, तो उसमें मंदक मतलब न्यूट्रॉन बड़ा तेज तेज उसमें से विखंडन से बनते हैं, तो न्यूट्रॉनों की गति जब मंद करी जाती है ना, तभी वो अगला यूरेनियम को विखंडित करता है। तो इसके लिए मंदक कैसे होगा, तो भारी जल का उपयोग करते हैं लोग। मंदक क्या करता है, न्यूट्रॉनों की गति को स्लो करता है। हाँ ये नंबर सही है, ये नंबर यहाँ पर सही है। देखिए नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती हैं। हाँ, मान लीजिए कि नाभिकीय अभिक्रिया तेजी से होने लगा, नाभिकीय विखंडन, तो फिर अगर उसे कंट्रोल करना हो, रोकना हो, है ना, या उसका गति धीमा करना हो, तो इसके लिए कैडमियम का छड़ रखा जाता है, क्योंकि कैडमियम ना न्यूट्रॉन का अच्छा अवशोषक होता है। कैडमियम क्या है, न्यूट्रॉन का अवशोषक होता है, बहुत अच्छा अवशोषण करता है, और न्यूट्रॉन को रोक लेगा तो फिर न्यूट्रॉन ही तो अगला यूरेनियम को विखंडन करेगा, तो न्यूट्रॉन पे कमांड होगा तो नाभिकीय विखंडन रुक सकता है, यानी कि विस्फोट जो होता है उसमें नाभिकीय विखंडन में वो रुक जाता है, या स्पीड कम किया जा सकता है, या स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, है ना, उसको हटा लेंगे तो। अब देखा, नाभिकों के मिलने से नए नाभिक के बनने
और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को कहते हैं। हम मिलने से, है ना, नाभिकों के मिलने से, कोई नाभिक मिल करके बड़ा नाभिक बनाए भाई, नाभिकीय संलयन होगा भाई। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं, है ना। ये प्रक्रिया सूर्य में हो रहा है। देखिए तो, देखिए आ ही गया, सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, या ऐसे कह दे कि सूर्य के ऊर्जा का स्रोत होता है, तो आंसर होगा नाभिकीय संलयन। सूर्य में क्या हो रहा है, सूर्य में ना बहुत सारा हाइड्रोजन, मतलब बहुत सारा हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन जो है ना ड्यूटेरियम होता है। हाइड्रोजन के 3 गो होता है समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो जो ट्राइटियम और प्रोटियम होता है वो जुड़ करके और हीलियम बनाता है, और यही हीलियम से ना बहुत ऊष्मा निकलती है। नाभिकीय विखंडन के तुलना में नाभिकीय संलयन से बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, और यही सूर्य को हम लोग को देखने को आता है कि सूर्य बड़ा आग का गोला है, आग उगल रहा है। वो आग क्या है, तो नाभिकीय संलयन से हो रहा है। और सूर्य ना 5 अरब वर्षों से जल रहा है ना, और अगले ये और लगभग 0.5 अरब वर्ष तक जलते रहेगा, है कि नहीं। तो ये सब डाटा है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन बम आधारित है। तो हाइड्रोजन बम ना, एक को बम अगर फट जाए ना तो पूरा दुनिया खत्म भाई। तो हाइड्रोजन बम जो है ना, केवल नाभिकीय संलयन दोनों पर, है ना। और ये क्या दिया है, उनके त्वरणों के परिमाण बराबर होंगे, ये क्या दे दिया भाई। नाभिकीय संलयन पर काम करता है हाइड्रोजन बम, ठीक है, नाभिकीय संलयन पे काम करता है। इस तरह से हो गया, तो लगता है ख़त्म हो गया, ठीक है बाबू। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और बढ़िया से मिल के पढ़ाई करिए। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हम आप सभी के लिए भगवान से यही कामना करते हैं कि आप लोग का तैयारी एकदम बेहतरीन से बेहतरीन जाए, और भगवान आप लोग को मेहनत करने की शक्ति दे, ताकि आप लोग ना एकदम अपने मेहनत के बल पर सफलता पाइए। मेहनत करके सफलता पाने पर ना एक उसका अलग खुशी रहता है। तो निश्चित बाबू मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और खूब मेहनत करिए, ऐसा भगवान आपको ताकत दे। थैंक यू सो मच, इतना है।